हेलो दोस्तों, मैं संजीव, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम आज बात करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर। जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप में होंगे और डिटेल में हम बात करेंगे। एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे, दरोगा, बिहार एसएससी, सारा एग्ज़ाम अभी कुछ महीने में कंडक्ट करा लिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए, वैसे बच्चे जो बिहार शरीफ में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप मेरे पास आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और क्लासेस फ्री है। 8 से 10 भी क्लासेस चल रही है और 3 से 5 भी चल रही है। तो वैसे बच्चे जो भी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, इसके दौरान क्लास के दौरान हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? यानी राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है 500। तो इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 170 आर्टिकल 70 कहता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सीटें हो सकती है 500 और न्यूनतम सीटें हो सकती है 60। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे में मिजोरम में 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है और गोवा में भी 40 सीट है। इसके अलावा पुडुचेरी अगर देखें तो पांडिचेरी में सीटों की संख्या 30 है। और अगर बात करें कि विधानसभा में सबसे अधिक सीटों की संख्या किस राज्य के विधानसभा में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सबसे अधिक संख्या सीटों की है। और राज्य का बात करें तो सिक्किम में सबसे कम। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो पांडिचेरी चूँकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी में विधानसभा की सीटें सबसे कम है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि बता दीजिए बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, महाजनपद है ना। तो कौशाम्बी के बारे में बात करें तो कौशाम्बी थी वत्स की राजधानी, कौशाम्बी थी, है ना। अगर कुरु का देखें तो कुरु इंद्रप्रस्थ, इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, अच्छे से याद रखिएगा। काशी की राजधानी क्या थी? तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। और अगर बात करें कौशल की तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। ये राजधानी और महाजनपद से संबंधित क्वेश्चंस है। और अगर बात किया जाए थोड़ा सा डिटेल में तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा और 16 महाजनपद के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको ये पता होगा असमक के बारे में। असमक जो था वो दक्षिण भारत की एक महाजनपद है और दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था असमक। और असमक की राजधानी अगर देखा जाए तो इसकी राजधानी कोटल थी, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल दो ऐसे महाजनपद थे जो गणतंत्रात्मक थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जबकि शेष महाजनपद में राजतंत्र था। वैशाली लिच्छवी, जो लिच्छवियों का गणराज्य था, और वैशाली वज्जी महाजनपद है। विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है वैशाली को, और वैशाली बिहार में है, उत्तर बिहार में है ना। आगे बात करते हैं। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में भी किया गया है और इसका उल्लेख जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी किया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध धर्म के किस पुस्तक में और जैन धर्म के किस पुस्तक में किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें महाजनपद से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये साइंस से क्वेश्चन है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात क्या होगा? यानी दोनों का रिलेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का बात कर रहा है। तो एक बात मैं बताता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल सा रूल है कि अगर कोई व्यक्ति ए से चलता है, ठीक है, और वापस अगर ए के पास मुड़ कर पहुँच जाता है घूमकर, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 हो जाता है। और डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, और ये भी 5 किलोमीटर है, और ये भी 5 किलोमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है।
यानी डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, डिस्टेंस से बराबर भी हो सकता है, लेकिन किसी भी हाल में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ क्या है कि 1 के बराबर या कम, यानी डिस्टेंस के बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट या कम भी हो सकता है। विस्थापन जो है दूरी के बराबर हो सकती है या दूरी से कम हो सकती है, लेकिन कभी भी दूरी से ज़्यादा विस्थापन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? अगर कांगड़ा के बारे में सुने होंगे तो कांगड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट है और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और यही कांगड़ा जिला के ही नाम से कांगड़ा चित्रकला है। अब थोड़ा चित्रकला से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे बिहार के बारे में जानते होंगे, तो बिहार में चित्रकला है मधुबनी, पटना कलम और मंजूषा शैली। आप स्टेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे ऐसा फिगर बना हुआ होता है ना। उत्तर प्रदेश में भी कला है, जैसे में सोन रखना और चिकनकारी, ये बार बार पूछा गया है। चिकनकारी कला किस राज्य की है? झारखंड और बिहार में जादू पटिया है, ये भी पूछा गया है, दीवार पे चित्र बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में काली घाट और अल्पना है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी, गुल्लेर और कांगड़ा, यही पूछा गया था ना क्वेश्चन में। कांगड़ा किस राज्य की चित्रकारी है? मध्य प्रदेश में भी है। तो ये सारे जो आपको चित्रकला दिख रहा है, एटलीस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक तो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ वॉलॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन होंगे? मॉन्टेग्यू इसके लेखक थे। अगर बात करें द स्पिरिट का, तो द स्पिरिट से ही रिलेटेड कुछ और पुस्तक मैं यहाँ लेकर आया हूँ, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके लेखक थे रूसो। ये क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा में पिछले साल, और अभी भी मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारा बिहार दरोगा 2023 का क्वेश्चन है। टेलर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। द डेट्रॉइट ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है। मार्सिले गीत रचना कवि रॉजेट द लाइफ द्वारा लिखी गई है। तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं, खास करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा गया है। रूसो और एक वॉल्टेयर, ये दोनों का नाम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन विभाग विभिन्न अभावों की परीक्षण करने के लिए गठित समिति बनाई गई थी। यानी जनजातियों के स्वशासन के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी भारत सरकार के द्वारा? तो ये समिति जो थी हमारी, ये भूरिया समिति थी, अच्छे से याद रखिएगा। सरकारिया समिति जो है, इसका गठन किया गया था केंद्र और राज्य सरकार के वित्त के बंटवारे के लिए, पैसे के बंटवारे के लिए। जबकि अशोक मेहता समिति पंचायत के लिए आया था, द्विस्तरीय दिया था। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के बारे में बात किए थे, जबकि अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायत की बात किए थे। और अगर एल.एम. सिंघवी समिति का बात करते हैं तो ये पंचायत को संविधानिक दर्जा देने का बात कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एल.एम. सिंघवी समिति। तो इसका आंसर होगा ए, भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे, पहले इसका आंसर दे लेते हैं। तो कोसी नदी गंगा में कुर्सेला के पास जाकर मिल जाती है। अब कुर्सेला कटिहार में है। तो बात करते हैं, कोसी नदी का उद्गम है नेपाल के गोसाई थान चोटी, अच्छे से याद रखिएगा। और कोसी नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? अरुण कोसी, सुन कोसी, तमुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भीट कोसी, ये सारी कोसी की सहायक नदियाँ हैं। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिकी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 74,500 वर्ग किलोमीटर। और ये तो सब जानता है ना कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये आपको पता होगा। कोसी नदी का परमार तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बिहार के? तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, ये सारे जिले कोसी नदी क्षेत्र के प्रवाह के अंतर्गत आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था और 1965 में बनकर तैयार हुआ। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना।
जो 1953 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और 1965 में ये बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद होगा अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि हुआ था कब? 1756 में, प्लासी की युद्ध के पहले, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। तो यहाँ पे है सिराजुद्दौला, है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलीनगर की संधि के ऊपर। बात है अलीनगर की संधि। फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को उन्हें कलकत्ता में किलेबंदी करने के सिक्के ढालने का अधिकार और नवाब द्वारा युद्ध में क्षतिपूर्ति के वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों के बीच शांति बनाए रखने का वादा हुआ। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और अंग्रेज अधिकारी दोनों के बीच अलीनगर की संधि होती है। आगे बात करते हैं 20 जून 1756, काल कोठरी दुर्घटना आपको याद होगा। इसमें काल कोठरी दुर्घटना में होता क्या है? तो काल कोठरी दुर्घटना में घटना कुछ ऐसी हुई थी कि 143 लोगों को एक रूम में बंदी बना दिया गया था सिराजुद्दौला के जरिए अंग्रेजों को, और अगले दिन जब कोठी खोला जाता है तो इसमें से मात्र 23 अंग्रेज जीवित रहते हैं। और इस 23 अंग्रेज में से एक अंग्रेज थे जिसका नाम था हॉलवेल, और इन्होंने ही ये कहानी का जिक्र किया है ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। ब्लैक होल के अनुसार सिराजुद्दौला 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया और मारा गया। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, और मीर जाफ़र का पुत्र था मीरन। तो मीर जाफ़र का पुत्र मीरन के इशारे पर मुहम्मद बेग नामक व्यक्ति ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जो भी अगर आप नहीं जानते हो तो अंडरलाइन कर लो, या मैं इसे रिफ्रेश कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेइंग इट माई बेस किसकी रचना है ना? कौन से खिलाड़ी का ये रचना है? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, आत्मकथा। अब थोड़ी सी आत्मकथा के बारे में आ गया है तो थोड़ा और खिलाड़ी की आत्मकथा जान लेते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली का है। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है। गोल्डन गर्ल्स के नाम से पीटी उषा जानी जाती है। सनी डेज सुनील गावस्कर का है। वनडे वंडर सुनील गावस्कर का है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना आत्मकथा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। नरेंद्र मोदी की भी दिख रहा होगा, अवार्ड ऑफ लव, ये दिख रहा है ना? तो ये बातें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का था? तो मंगल पांडे यानी 1857 ईस्वी की क्रांति, चर्बी वाला कारतूस, एनफील्ड राइफल, यही ना? मंगल पांडे 34 NI का था। अब थोड़ा सा मंगल पांडे के बारे में समझिए। मंगल पांडे बंगाल के थे और उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था। तो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बात करते हैं 29 मार्च 1857, और यही वो दिन है जिस दिन मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस को स्पष्ट मना कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की हत्या कर दी, गोली मार की। और इस हत्या के कारण मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दी गई। तो अच्छे से याद रखिएगा, मंगल पांडे को फांसी पे कब चढ़ाया गया है, और जब फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो मंगल पांडे ने नारा दिया था हल्ला बोल का। भगत सिंह का नारा था क्या? भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद बोले थे, मंगल पांडे हल्ला बोल के बारे में बोले थे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू होती है। और सुनिए, 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन बाद में इन्हें भारत का प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। साथ ही साथ इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे?
दोनों को नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 1857 के बाद ही इसकी जांच के लिए पील कमीशन का गठन किया गया था, पील कमीशन। और ये कमीशन सिफारिश दी थी क्या, कि अंग्रेजी सेना में अंग्रेज़ों की संख्या बढ़ाइए और भारतीयों की संख्या कम कीजिए। इसीलिए बंगाल के क्षेत्र में 2 भारतीयों पर 1 अंग्रेज, यानी 1 अंग्रेज और 2 भारतीय, जबकि बम्बई के और मद्रास के क्षेत्र में 2:5 का रेशियो था, यानी अंग्रेज 2 थे और भारतीय 5 थे। तो पील कमीशन का गठन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किया गया है। ये जो थे हमारे मंगल पांडे, उन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया है। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी पर चढ़ाया गया था और उनके जो अधिकारी थे बाग और ह्यूसन, इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट जो मिल रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलाडीला की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला की खान है किस लिए प्रसिद्ध? लॉ के लिए प्रसिद्ध है। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं बैलाडीला की खान के ऊपर। तो खान से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैलाडीला तो पूछा ही गया है, लौह के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। अच्छे से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा और बहुत सारे प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे में बांस पानी और सुकिंदा उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे के सारे जो भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं ना, ये अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, ब्रॉन्ज मेटल मिश्रण है। सिंधु घाटी सभ्यता याद आ गया होगा, कांस्य युगीन सभ्यता। ब्रॉन्ज मतलब कांस होता है ना, और ये किसका मिश्रण होता है? कॉपर और टीन का, है ना। अब कांस्य युगीन सभ्यता, अब ये मिश्रण आ गया, साइंस का क्वेश्चन है, तो कुछ और हम मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं। तो अगर बात करें हम ब्रॉन्ज के बारे में, यहाँ ब्रास दिया है, तो ब्रास, इसके बाद ब्राउंज दिया है, कॉपर और टीन, डेल्टा मेटर, जर्मन सिल्वर बार बार पूछता है एग्जाम में, कॉपर, जिंक और निकेल। इसके अलावा पूछेगा आपको मोनल मेटल। तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, अच्छे से इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो कुद्रेमुख की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक के क्षेत्र में, और कुद्रेमुख एक पर्वत चोटी भी है, पश्चिमी घाट पे है, कर्नाटक के क्षेत्र में है कुद्रेमुख। तो पश्चिमी घाट अगर आ रहा है तो नीलगिरी की पहाड़ी आना चाहिए, अनाईमुड़ी आना चाहिए, है ना। तो चलते हैं, दोदा बेटा आना चाहिए, काडवम की पहाड़ी आनी चाहिए। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है ये पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है क्या? सह्याद्री। पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कलसूबाई, महाबालेश्वर, मुलनगिरी, कुद्रेमुख, ये सारी पश्चिमी घाट की प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत को जोड़ता है कौन? नीलगिरी पर्वत, है ना, जिसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा, दक्षिण भारत की नहीं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो आगे हमको मिलेगा। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ी है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, और ऊंचाई कितना है? 2695। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुड़ी है, और अनाईमुड़ी अन्नामलई पहाड़ी पर है, और जिसकी ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर। अन्नामलई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी तथा दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी के रूप में फैला है। कार्डमम की पहाड़ी यानी इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है, और दक्षिण भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी है। तो ये जो आपको जो दिख रहा है, मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो अन्नामलई की चोटी और एक दोदा बेटा की चोटी। ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, कितना बार पूछा है ना, कितना बार पूछा है? केबुल लामजाओ। अब केबुल लामजाओ है कहाँ? चलते हैं बात कर लेते हैं, मणिपुर में है ना, बात करते हैं केबुल लामजाओ मणिपुर में। इसके अलावा भारत की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो दिया है इसके बारे में भी देख लीजिए। दाचीग्राम पूछता है, दाचीग्राम एकमात्र क्षेत्र जहां कश्मीरी अस्टैग यानी हंगूल पाया जाता है और ये जम्मू कश्मीर में है। हेमिस के बारे में आप जानते होंगे, लद्दाख में हेमिस है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और पुराना नाम इसका है हेली नेशनल पार्क। पहले इसे हेली के नाम से जानते थे और वर्तमान में इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। और ये 1936 में इसे पहली बार राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राजस्थान में है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य है, ये पक्षियों के लिए विस्तृत है। छत्तीसगढ़ में है कांगेर घाटी, बहुत बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में है बांधव। अच्छा, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, आपको ये पता होगा। मेघालय में है बल प्रक्रम। गिर गुजरात में है बब्बर शेर के लिए, एशियाई शेर के लिए। और भारत में एशियाई शेर सिर्फ गिर में पाया जाता है, गुजरात राज्य में बस। और असम में है काजीरंगा और काजीरंगा के साथ साथ असम में मानस भी है और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रचलित है। तो ये जो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कितना बार पूछा गया है ना। मगध की राजधानी प्राचीन राजगीर, जिसे गृह ब्रिज के नाम से जानते हैं। राजगीर के बाद राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया जाता है दूसरी बार, यानी दूसरा राजधानी पाटलिपुत्र बनता है। और तीसरा राजधानी इसको बनाया जाता है वैशाली को, है ना। तो थोड़ा सा जिक्र इस पे तो बनता है। चलते हैं बात करते हैं थोड़ी सी। अगर बात करें मगध की प्राचीन राजधानी की तो ये राजगीर था, है ना। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। बृहदत्त वंश के बारे में सुने होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, यही थे ना बृहदत्त वंश के। इसकी राजधानी राजगीर थी। राजगिरी को गृह ब्रिज कहा जाता था। हर्यक वंश का शासक था उदयन और उदयन ही अपनी राजधानी राजगीर से बदल के पटना स्थापित किया था, गंगा और सोन नदियों के संगम स्थल पे। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ कर दिया? वैशाली। तो अच्छे से समझिएगा, मगध की पहली राजधानी राजगिरी, दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र और तीसरी राजधानी वैशाली। पाटलिपुत्र को बनाता है उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र है और तीसरी राजधानी बनाता है शिशुनाग जो शिशुनाग वंश का शासक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ और कालाशोक ने फिर से राजधानी कहाँ लेकर चले आए? पाटलिपुत्र। और कालाशोक के बारे में पता होगा कि कालाशोक के शासनकाल में ही दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ठीक है ना। तो आप एक क्वेश्चन हम आंसर दे दीजिए कि दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन के समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुपया कहाँ का मुद्रा है? रुपया, अच्छा से देखिएगा, रुपया पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत का, बांग्लादेश का, भूटान का या नेपाल, इंडोनेशिया का? तो आंसर होगा नगुल्ट्रम है ना भूटान का। भूटान की राजधानी थिम्पू, करेंसी नगुल्ट्रम, इंडोनेशिया का होगा। बात करते हैं आगे। अब देख लीजिए यहाँ पे एक एक करके कुछ कंट्री है, कैपिटल है और करेंसी है। तो आपको पता होगा ना, दरोगा, बिहार एसएससी या जो भी एग्ज़ाम हो, कंट्री कैपिटल करेंसी से एक क्वेश्चन तो पूछता है। तो भारत के बारे में सबको पता होगा, बांग्लादेश, अभी भूटान पढ़े थे, थिम्पू और नगिंट्रम। बहरीन का देखिए मनामा और दिनार। तो ये सारे जो है ना स्क्रीनशॉट एक बार बनता है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन, ये एशिया का कंट्री है ना। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, किसी भी कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट एशिया वाला और ख़ास करके भारत के आसपास जो समीप में कंट्री है ना, उसका कंट्री, उसका कैपिटल और करेंसी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हरिसेन, बाणभट्ट, कालिदास या विष्णु शर्मा। प्रयाग प्रशस्ति बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे ना। चलिए इसका क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक बाणभट्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है, ठीक है।
कौन है? हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मिलता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और ये शांति और युद्ध का मंत्री था, अच्छे से याद रखिएगा। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और हर्षवर्धन के दरबार में रहते हुए बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। और हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, याद रखिएगा। एक पुस्तक का नाम था नागानंद, रत्नावली और एक था प्रियदर्शिका। ये तीनों पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के बाएं तट पर पराजित करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम आदि की रचना की थी। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी, जो सबसे बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अच्छे से याद रखिएगा, यह है टोटल बिहार का क्षेत्रफल। अगर देखिए बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। अच्छे से याद रखिएगा, भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार के पास क्षेत्रफल है 2.86%। लेकिन अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे आगे है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 लोग ही रहते हैं। पहाड़ी एरिया है, इसीलिए शिक्षा के मामले में बिहार सबसे नीचे है। तो बिहार के बारे में जिक्र करेंगे, डिटेल में जिक्र करेंगे, पूरा का पूरा टॉपिक हम बिहार के बारे में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बेसिक सा क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को आया था। तो वास्को डी गामा के बारे में बेसिक सा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। 90 दिनों की समुद्री यात्रा करने के बाद 17 मई 1498 को भारत में पहुंचा था पश्चिमी घाट केरल, और जमोरीन ने उसका स्वागत किया था। कौन किया था स्वागत? जमोरीन। और वास्को डी गामा पुनः भारत आता है 1502 में। पेट्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था। तो पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498, दूसरा पुर्तगाली कौन था? कैब्राल था, जो दूसरा पुर्तगाली भारत आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 में आया है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में जानते हैं, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, और इन्होंने ही इन्हें भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत में भेजा जाता है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में आए थे। उसने भारत में शांत जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आएंगे, और अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बनकर आएंगे। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक यही था। पुर्तगालियों ने कार्टेज अरमेड काफिला के जरिए समुद्र में नाव को उतारने का प्रथा शुरू किया। कार्टेज पद्धति शुरू किया था। कार्टेज मतलब एक पैमाना होता था, अगर उसको आप लेकर समुद्र में नहीं उतरिएगा तो आपके जहाज़ को लूट लिया जाता था, और लूटने वाले और कोई नहीं, पुर्तगाली ही हुआ करते थे। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन एक है कि बंगाल की खाड़ी में लूट मार कौन सी कंपनियां करती थी? तो पुर्तगाली ही करती थी। अल्बुकर्क बोला था कि भारतीय महिलाओं से शादी करो, ठीक है, और यहाँ अस्थायी जनसंख्या बढ़ाओ। तो ये था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।